नमस्कार दोस्तों, अद्वैत ज्ञान केंद्र में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जल्दी ही 14 मई एवं 28 मई को यूपीएससी एवं यूपीपीएससी अपनी परीक्षाएं आयोजित करने वाला है। उसी के संदर्भ में हम आज से एक यूपी हिस्ट्री की रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हम बेसिकली उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे संबंधित क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत बेसिकली 1885 से की जाती है, कांग्रेस की स्थापना से लेकर। उसी के संदर्भ में अगर हम आज की बात करें तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन थे तो जो कांग्रेस से पहले स्थापित हो चुके थे, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापित हुए हैं, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को ही एकत्रित करके, कंसोलिडेट करके नेशनल प्लेटफॉर्म पर पहली बार कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चलिए आज देखते हैं कि रीजनल लेवल पे बेसिकली बंगाल, बॉम्बे और मद्रास पे कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने आने वाली जो नेशनल कांग्रेस है उसके लिए आरंभिक प्लेटफॉर्म को स्थापित किया। तो बंगाल में जो सबसे पहली पार्टी थी वो है बंग भाषा प्रकाश सभा 1836 में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्टी है वो है लैंड होल्डर्स एसोसिएशन 1838 में। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बताऊं इससे पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताने वाली है, वो यह है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी वो सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कुछ बेसिक डिमांड्स को लेकर स्टैब्लिश हुई थी। बेसिक डिमांड किसके सामने रखनी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। उन्हीं को लेकर ये ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अपने कार्यों को आरंभ किया। तो जैसा दूसरा एसोसिएशन था वो था लैंड होल्डर एसोसिएशन 1838। ये बेसिकली उस समय बंगाल में जमींदारों के द्वारा बनाई गई एसोसिएशन थी जो अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। ठीक है। जो चौथी एसोसिएशन है वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन और उनके ईयर इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर्स में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि आपको इनको अरेंज करना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस टाइम पीरियड में, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, किसके द्वारा स्टैब्लिश हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आपको इस छोटे से चार्ट के तहत ही मिल जाएंगे। जो चौथा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडिया लीग 1875 में। किसने स्टैब्लिश किया है? शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है। पांचवा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876 में। बेसिकली ये जो एसोसिएशन था उसे आनंद मोहन बोस ने स्टैब्लिश किया था, परंतु बाद में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इस एसोसिएशन में शामिल हो गए। अगला और जो लास्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जिसकी बंगाल की स्थापना हुई थी वो है इंडियन एसोसिएशन 1876। बेसिकली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था। यह ऑर्गेनाइजेशन उस 1870s के टाइम पीरियड में बहुत सारे मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी वो थी इंडियन सिविल सर्विसेज मूवमेंट। जिसको डिमांड थी वो थी इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, कि सिविल सर्विसेज का भारतीयकरण, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को सिविल सर्विसेज में जगह या स्थान प्रदान करना। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है बॉम्बे। बॉम्बे में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन स्टैब्लिश हुई है उसमें पहला इंपॉर्टेंट एसोसिएशन था बॉम्बे एसोसिएशन 1852। दूसरा इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है पूना सार्वजनिक सभा 1867। इसको स्टैब्लिश किया था गोविंद रनाडे ने, जो उस समय महाराष्ट्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर और सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे। मैं किसी दिन आपको एक पूरी चार्ट दे दूंगा जिसमें अलग अलग रीजन्स में होने वाले सोशल रिलीजियस एसोसिएशंस या मूवमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। जो तीसरा इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है वो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 का। स्टैब्लिश किसने किया है? बदरुद्दीन तैयब जी, बी तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि who are the people who were associated with the foundation and establishment of Bombay Presidency Association? तो है बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलन।
मद्रास में बनने वाले एसोसिएशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? वो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जो मद्रास में स्टैब्लिश हुई थी वो है मद्रास महाजन सभा 1884। किसने स्टैब्लिश की है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के यूपीएससी में। किसने स्टैब्लिश की है? वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन हैं जिन्होंने आने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि इन्हीं एसोसिएशन से रिलेटेड लीडर्स ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश करने का कार्य किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कहां हुई थी? बॉम्बे में। एक्चुअल में ये जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो पुणे में होने वाला था, परंतु पुणे में उस समय कॉलरा या कुछ बुक्स में प्लेग आया हुआ था, जिसके कारण यह सेशन बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। इसीलिए बॉम्बे को कांग्रेस के बर्थ प्लेस का गौरव प्राप्त है। बॉम्बे में यह सेशन कहां हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन है? तो डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, अगला फादर ऑफ कांग्रेस किसे कहा जाता है? तो एओ ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। एक्चुअल में 1912 में कांग्रेस ने ऑफिशियली एओ ह्यूम के डेथ के पश्चात उन्हें अपना फादर स्वीकार किया। रीजन इसका यह था कि कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में एओ ह्यूम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे प्ले किया? बेसिकली एओ ह्यूम क्या था? वो एक सुप्रा रीजनल आइडेंटिटी वाले व्यक्ति थे। सुप्रा रीजनल आइडेंटिटी से मेरा मतलब यह है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको संपूर्ण भारत में लोग उनसे परिचित थे। इससे पहले मैंने जो आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बताए थे जो बॉम्बे में, बंगाल में और मद्रास में एक्टिव थे, तो ये रीजनल बेसिस पे काम कर रहे थे। अब इन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के तहत एक सेंट्रल अंब्रेला में लाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इन्हें जोड़ पाए, इन लीडर्स के मध्य एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाए, और यह काम एओ ह्यूम ने किया था। बेसिकली एओ ह्यूम ने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक ऑल इंडिया पार्टी बनाने का प्रयास किया, और इसी इंडियन नेशनल यूनियन को ही बाद में दादा भाई नौरोजी के रिकमेंडेशन पे कांग्रेस नाम दे दिया गया, कांग्रेस, और यही इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाइनल जो उसका नामांकन भी हुआ। ठीक, अब एओ ह्यूम से ही रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसे हम सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं। ठीक, इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को स्टैब्लिश किसने किया है? बेसिकली उस टाइम पीरियड के जो एक्टिविस्ट लीडर हैं, जो गर्मपंथी नेता है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे लाला लाजपत राय ने अपनी बुक यंग इंडिया में इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या कॉन्स्पिरेसी के संबंध में बताया है। और दूसरा कौन है? आरपी दत्त, बेसिकली एक मार्क्सिस्ट लीडर थे, उन्होंने अपनी बुक इंडिया टुडे में इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की चर्चा की है। तो ये डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट की सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है क्या। तो 1913 में डब्ल्यूसी वेडरबर्न ने एओ ह्यूम की बायोग्राफी लिखी। इस बायोग्राफी में उन्होंने ये मेंशन किया कि एओ ह्यूम को अपने सोर्सेस से, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन थे, अपने सोर्सेस से ये पता चला कि भारत में इस समय जो निचला वर्ग है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति बहुत ही ज्यादा असंतोष या डिसकंटेंट फैला हुआ है, जो 1857 की तरह एक बहुत बड़ा गदर या मास मूवमेंट का रूप ले सकता है। अब चूंकि ह्यूम एक बहुत ही पैट्रियोटिक ब्रिटिशर थे, उन्होंने ये बात उस टाइम के जो गवर्नर जनरल है डफरिन को बताई। तो एओ ह्यूम और डफरिन ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक एक संस्था की संकल्पना की कि एक ऐसी नेशनल पार्टी को स्टैब्लिश किया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया जाए जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करे। किसके किसके बीच में? इंडियंस, जो निचले क्षेत्र के इंडियंस हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। और ये जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आदान प्रदान है अपने डिसकंटेंट, अपने डिमांड्स का, वो एक प्रकार का सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर रिलीज करने का काम करेगा।
इसी को लेकर ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पूरी रची गई। बट आने वाले टाइम पीरियड में 1950s के बाद इस थ्योरी को स्वीकार नहीं किया गया। रीजन ये था कि इस प्रकार के जो एओ ह्यूम को जो 7 वॉल्यूम या 7 गुप्त रिपोर्ट मिली थी, उसकी कोई भी चर्चा या कोई भी दस्तावेज हमें प्राप्त नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि एओ ह्यूम को कांग्रेस ने एक प्रकार के लाइटनिंग कंडक्टर या तड़ित कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया, जैसा कि बिपिन चंद्रा ने बताया। कैसे इस्तेमाल किया? बेसिकली अगर एओ ह्यूम के अलावा कोई और व्यक्ति इस प्रकार के नेशनल पार्टी को स्टैब्लिश करने का प्रयास करता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जरूर उसमें अड़चन या हर्डल क्रिएट करने का काम करती। अब चूंकि एओ ह्यूम पहले से ब्रिटिशर्स हैं, इसलिए यह काम उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से पूरा कर दिया। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। आपके लाला लाजपत राय और आरपी दत्त की बुक्स, किसका रेफरेंस क्या है? डब्ल्यूसी वैडरबर्न ने बायोग्राफी लिखी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बायोग्राफी लिखी है एओ ह्यूम की, और इसी बायोग्राफी को रेफरेंस बनाया गया था सेफ्टी वॉल्व कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।